हेलो छात्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। चलिए, आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए इकोनॉमिक्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंटेंट। आज के क्लास में हम लोग जानेंगे आरबीआई के बारे में। आरबीआई की स्थापना कब, कैसे, किन परिस्थितियों में हुई, आरबीआई के मुख्य कार्य क्या हैं, आरबीआई आज के डेट में हमारी अर्थव्यवस्था को संवारने में कौन सी बड़ी भूमिका निभाती है, उन सारी चीज़ों को समझेंगे और कुछ फैक्ट भी जानेंगे आरबीआई के बारे में, जिसको लेकर के हमेशा एग्ज़ाम में 11th के हो, 12th के हो, बीए में भी हो या जनरल कंपटीशन के भी एग्ज़ाम में हो, इस कंटेंट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज के इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण चीज़ों को हम लोग जानेंगे आज के क्लास में आरबीआई के बारे में। आरबीआई, इसको शॉर्टकट में आरबीआई कहा गया है। इसका फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हिंदी में इसका पूरा नाम है भारतीय रिजर्व बैंक। इससे आप लोग सबको ही परिचित होंगे, क्योंकि यह जो आरबीआई है बैंकिंग क्षेत्र के सबसे बड़ी संस्था है। हमारे देश में जितनी भी बैंकिंग, नॉन बैंकिंग सारी चीज़ों का कंट्रोल अगर किसी के पास है तो आरबीआई के पास है। यहाँ तक कि छोटा बच्चा भी परिचित होता है। आपके पास ज़रूर 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 के नोट होंगे, उस पर आरबीआई लिखा रहता है। कभी आपने सोचा है इस आरबीआई की स्थापना कब, कैसे हुई, इसका मुख्य कार्य क्या है, ये आरबीआई कैसे हमारी अर्थव्यवस्था को संवारता है, संभालता है, ठीक है। तो उनके बारे में आइए हम लोग जानें। देखिए, ये आज से 87 साल पहले जाना होगा। ये 2022 है, आज से 87 साल पहले ये 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। उस समय हमारा देश गुलाम था। 1947 हमारा देश आज़ाद हुआ और 1935 ईस्वी में इसकी स्थापना हो गई। तो निश्चित उस समय अंग्रेज़ों का हुकूमत था, तो अंग्रेज़ों ने ही इसकी स्थापना की थी। चूँकि अंग्रेज चाहते थे पूरी भारत में एक ऐसी संस्था हो जो बैंकिंग सेक्टर का, फाइनेंशियल सारी चीज़ों का देख रेख करे और अच्छा से मॉनिटरिंग करे और उसका कंट्रोल मेरे हाथ में हो। इस वजह से उन्होंने एक निजी बैंक की शुरुआत की थी 1935 में। लेकिन इसको शुरुआत करने से पहले एक एक्ट आया था, कानून आया था। कानून बना करके बाकायदा इसकी स्थापना की गई थी। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 ईस्वी में आरबीआई एक्ट एक अंग्रेज़ों ने लाया था और उसी एक्ट के तहत यह सुझाव दिया गया कि एक ऐसी बैंक होनी चाहिए जो पूरे भारत में अपना बिजनेस कर सके और लोगों को इससे जोड़ सके। उस समय ये केंद्रीय बैंक नहीं थी, एक निजी बैंक थी, सरकार के अधीन नहीं थी बल्कि किसी प्राइवेट व्यक्ति के अधीन था ये बैंक। लेकिन इस बैंक की स्थापना में बहुत बड़ी भूमिका अगर किसी व्यक्ति की कहा जाए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भूमिका अहम है। ऐसे तो अंग्रेज़ों ने स्थापना की थी, लेकिन इनके अलावा अन्य भी भारतीयों का सहयोग है इसमें। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की यहाँ चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 1926 ईस्वी में, देखिए ध्यान दीजिए, 1926 ईस्वी में कमीशन बनी हुई थी जो वित्तीय सेक्टर को देखे, फाइनेंस व्यवस्था का देख रेख करे। अंग्रेज़ों ने यह बनाया था। उस कमीशन का नाम था रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। देख सकते हैं यहाँ रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, यानी भारतीय मुद्रा और फाइनेंस को लेकर के कमीशन बनाई गई थी। रॉयल कमीशन अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी। ये 1926 में बना था, लेकिन बाद में इसमें संशोधन करके एक नए कमीशन का रूप दिया गया जिसका नाम रखा गया हिल्टन यंग कमीशन। और इसी कमीशन की मीटिंग में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आमंत्रित थे और उन्होंने अपने विचार, आर्थिक विचार, खासकर आरबीआई की स्थापना को लेकर जो उनके विचार थे उनको उन्होंने रखा। उस विचार में इन्होंने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह बताया कि आरबीआई जो स्थापित होगी, जो इस कमीशन, इस एक्ट के मुताबिक उसका क्या कार्य पद्धति होगा, क्या कार्य शैली होगा, उन सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने एक अपना रोड मैप बनाया था जिसको उन्होंने प्रस्तुत किया। और उसको ये कमीशन हूबहू मान ली क्योंकि उनके विचार बहुत ही उम्दा थे। उन्होंने एक किताब भी लिखी हुई थी इस विषय को लेकर, दी प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। इसका मतलब हुआ कि जो रुपए की समस्या है उसकी उत्पत्ति क्या है और उसका समाधान क्या हो सकता है। इसको लेकर उन्होंने अपना जो किताब लिखा है, ये पूरा आर्थिक विचारों का संग्रह है उनका।
और इसी किताब में कुछ तरीके बताए गए हैं कि रुपए की उत्पत्ति और उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, क्या समस्या है भारत के संदर्भ में, कैसी चीजें हैं, उस सबको हूबहू आरबीआई ने मान लिया और उस पर जो है कि बात को रख दिया। इस कमीशन ने भी मान लिया और आरबीआई के मेन मुद्दे पर जो बेस है, बुनियाद इसी किताब से जुड़ी हुई है। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बहुत बड़ा योगदान है आरबीआई की स्थापना में। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में, तो इसका कार्यालय कहाँ था? कोलकाता, ठीक है। लेकिन 2 साल के बाद इसका जो हेड क्वार्टर है कोलकाता से बदल करके मुंबई शिफ्ट कर दिया गया। मुंबई जो है कि आरबीआई का वर्तमान में इसका मुख्यालय है। लेकिन 1935 में जब स्थापित हुई थी तो उस समय इसका कोलकाता था, लेकिन 2 साल के बाद मुंबई हो गया। चलिए, इसके अलावा देश भर में 4 स्थानीय कार्यालय भी हैं, जिनको हम लोग ब्रांच कार्यालय के नाम से भी जानते हैं। इनकी संख्या 4 है। कहाँ कहाँ है? मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई में है। ये 4 बड़े बड़े शहर हैं, महानगर है भारत के, इन्हीं 4 में ये इनका काम एक खास जगह और लोकेलिटी के हिसाब से वहां तक सीमित है। लेकिन ये जो मुंबई में शिफ्टेड, जो मुंबई में 2 है, एक ब्रांच कार्यालय भी एक मुंबई में है और एक और हेड मुख्यालय भी है, ठीक है, हेड क्वार्टर भी है। हेडक्वार्टर का काम पूरे देश भर के वित्तीय चीजों को देखना है और वो स्थानीय ब्रांच का काम है किसी खास स्थानीय लोकेलिटी के आधार पर उन चीजों को देखना है। तो मुंबई में 2 हो गया, उसके अलावा कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई में है। इसके अलावा क्षेत्रीय कार्यालय भी है जो देश भर में फैले हुए हैं। उनकी संख्या 29 है। हर राज्य में, हर केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी में, लगभग हर राजधानी में, हर राज्य की राजधानी में ये शिफ्टेड है, ये क्षेत्रीय कार्यालय है, ठीक है। तो 29 वो क्षेत्रीय कार्यालय हो गया, एक हेड ऑफिस हो गया 30, और ये 4 जो है अलग अलग मतलब स्थानीय महानगरों में एक स्थानीय कार्यालय के रूप में काम कर रहा है। इसके अलावा हर जिला में भी छोटे बड़े मैंने एक छोटा ऑफिस है, सामान्य ऑफिस। तो इस तरह आरबीआई पूरे देश भर में अपना कार्य करती है और इसका जो मुख्य काम करने का तरीका ही है बहुत विशेष रूप से है, हम आगे भी डिस्कस करेंगे। लेकिन आरबीआई जो काम करती है, जितनी भी बैंक है, एसबीआई हो, पीएनबी हो, सेंट्रल बैंक हो, यूको बैंक हो, यानी जितने भी बैंकिंग और नॉन बैंकिंग व्यवसाय की जितनी भी सारी बैंक हैं, हम सब का यह संचालन, निगमन, विनिमय, सारी चीजें यही देखरेख करती है। अगर बैंकिंग क्षेत्र की में कोई भी कंपनी इन करना चाहती है तो ये आरबीआई से ही उन्हें लाइसेंस लेना पड़ता है, आरबीआई के ही आज्ञा से, अनुमति से और उसी के संरक्षण में रह के काम करना पड़ता है। इसलिए आरबीआई वित्तीय क्षेत्र से संबंधित सबसे बड़ी संस्था है देश की, ठीक है। और ये आरबीआई सरकार का मतलब बैंक है। कहने का मतलब हमारा आपका खाता एसबीआई में, पीएनबी में, सीबीआई में, ये सब में हो सकता है, लेकिन सरकार का खाता जो है और इन बैंकों का खाता आरबीआई में होता है। इसलिए आरबीआई जो है सरकार का बैंक है और बैंकों का भी बैंक है, क्योंकि बैंकों का भी खाता आरबीआई में ही है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी जब स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में, तो यह एक निजी बैंक के रूप में को स्थापित किया गया था। उस समय सार्वजनिक या सरकारी बैंक के रूप में यह, तो आरबीआई उस समय एक निजी बैंक के तौर पर काम कर रही थी और इस निजी बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। तो पैसा जो है अलग अलग, एक व्यक्ति के पास इतना पैसा नहीं था, तो इसके कुछ शेयर बेचे गए, प्रति शेयर 100 रुपये के हिसाब से बेचे गए और शेयरों की संख्या 5 लाख थी। यानी 5 लाख गुने 100 करेंगे, प्रत्येक शेयर का दाम 100 रुपया है, 5 लाख शेयर है तो 5 करोड़ रुपए आ जाएगा। यानी आरबीआई की स्थापना 5 करोड़ रुपए के कैपिटल से, पूंजी से हुई थी। लेकिन ये 5 करोड़ रुपए किसी एक व्यक्ति का या सरकार का नहीं था, ये शेयर बेच करके पैसे जुटाए गए थे और इस तरह इसकी स्थापना होती है। लेकिन जब देश हमारा आज़ाद हुआ 1947 के बाद, तो ये बहुत अच्छा काम कर रही थी, वित्तीय सेक्टर को देख रेख कर रही थी, तो भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीयकृत कर दिया। यानी 1 जनवरी 1949 को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, अंडरलाइन हम इसको कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, लिख भी लीजिएगा कि आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है 1 जनवरी 1949 को होता है। और राष्ट्रीयकरण किस तरह किया गया? चूँकि यह एक निजी कंपनी है, निजी बैंक है, तो इसमें जो पैसे लगे हुए थे शेयर धारकों के, उसके मुनाफा सहित, ब्याज सहित जो भी उसका बॉन्ड पड़ता है, वो सब पैसा उन व्यक्तियों को शेयर लाभांश के साथ जोड़ के दे दिया गया और इस तरह सरकार अपना पैसा दे करके इसे पूरी तरह अधिगृहित कर ली और इस तरह यह सार्वजनिक या राष्ट्रीयकृत या राष्ट्रीयकरण या
केंद्रीय बैंक बन गया। अब जो है एक दो फैक्ट और भी देखते हैं। इसका जो फर्स्ट गवर्नर था जब 1935 में इसकी स्थापना होती है तो सर ऑसबॉर्न स्मिथ नाम के एक व्यक्ति थे। ये अंग्रेज ही थे, उस समय अंग्रेज ही पूरा देखरेख कर रहा था। तो सर ऑसबॉर्न स्मिथ नाम के एक व्यक्ति माने इस आरबीआई के पहले गवर्नर थे। लेकिन प्रथम भारतीय गवर्नर 1943 में मिला। देश आज़ादी के थोड़े दिन पहले ही सीडी देशमुख नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने पहला भारतीय गवर्नर बना। उसके बाद में अभी जो वर्तमान में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास नाम के व्यक्ति हैं, शक्तिकांत दास। इन्होंने 11 सितंबर 2018 को पदभार ग्रहण किया था और इनकी नियुक्ति 4 साल की होती है। बीच में चाहे तो इस्तीफा भी दे देंगे तो इनके जगह पर जो डिप्टी गवर्नर में से जो सबसे वरिष्ठ सीनियर होंगे उनको जो है मुख्य गवर्नर, हेड गवर्नर बना दिया जाएगा। तो इसके पहले उर्जितार पटेल थे, आपको मालूम होगा, उन्होंने रिजाइन कर दिया, शक्तिकांत दास को बनाया गया 11 सितंबर 2018 को। अगर ये रिजाइन नहीं करते हैं तो इनका 11 सितंबर 2022 को टेन्योर पूरा हो रहा है, कार्यकाल 4 साल हो जाएगा, ठीक है। और ये शक्तिकांत दास 1935 से लेकर के 2018 तक जितने भी गवर्नर हुए हैं उनमें इनका स्थान 25वां है। यानी अब तक 24 गवर्नर चले गए, ये 25वां वर्तमान में अभी बैठे हुए हैं, ठीक है। तो 25 गवर्नर। आगे देखेंगे इसका कार्यालय आरबीआई का तो भाई मुख्यालय मुंबई में है, 4 स्थानीय कार्यालय है, 29 क्षेत्रीय कार्यालय हर राज्य की राजधानी में। इसके अलावा विदेश में भी एक कार्यालय है लंदन में, ठीक है। लंदन में, ब्रिटेन में आरबीआई का एक विदेशी कार्यालय भी स्थापित है जो वहाँ के कार्यों को देखरेख करता है। आगे है जो जम्मू कश्मीर हमारा राज्य है, वहाँ पर वित्तीय समावेशन, वित्तीय चीज़ों से जुड़ा हुआ जो काम आरबीआई के जगह पर एसबीआई करती है। चूँकि वहाँ आरबीआई को लेकर के कुछ चीज़ें हैं, धारा 370 हटने के बाद अब वहाँ सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई तो आरबीआई वहाँ पर भी वही कार्य कर रही है, ठीक है। लेकिन इसके पहले एसबीआई, जम्मू कश्मीर में एसबीआई उस कामों को देखती थी जो देश भर में आरबीआई देखती है। आगे देखेंगे जो वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। लेकिन इस आरबीआई का लेखा वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक है। 1 जुलाई से शुरू होता है, 30 जून को अगले साल खत्म होता है। फिर 1 जुलाई से दूसरा लेखा वर्ष शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आरबीआई से संबंधित सारी चीज़ें हमने बताया। अब देखते हैं इसके कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। यह नए बैंकों को मतलब लाइसेंस देने से लेकर के उनके ऊपर नियंत्रण रखने से लेकर लोगों का पैसा न डूबे से लेकर के मौद्रिक नीति का निर्धारण, महंगाई मंदी को कंट्रोल करना, ये सारी चीज़ें आरबीआई देखता है। देश के अंदर वित्तीय क्षेत्र में हर A to Z चीज़ इसी के अंदर में आरबीआई। चलिए इनके कुछ मुख्य कामों को, काम तो बहुत सारे हैं लेकिन जो कुछ मुख्य काम है उनको देखते हैं। सबसे पहला काम है मुद्रा छपाई। मुद्रा छपाई माने नोट जो छापा जाता है वो आरबीआई ही छापती है, छोटा नोट हो या बड़ा हो, ठीक है। उसमें ध्यान रखें, एक सवाल जरूर पूछा जाएगा कि 1 रुपये का नोट जो है उस पर किसका सिग्नेचर रहता है, तो वो वित्त सचिव का सिग्नेचर रहता है, उस पर आरबीआई गवर्नर का सिग्नेचर नहीं रहता है। लेकिन उस 1 रुपये के नोट के अलावा, सिक्का पर तो नहीं रहता है, केवल नोट पर रहता है। तो 1 रुपये के नोट के अलावा 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50, 100, 500 और 2000, अभी सबसे बड़ा मूल्यवान जो नोट है 2000 का है। तो उस सभी पर सिग्नेचर किसका, आरबीआई गवर्नर का होता है। उस पर लिखा रहता है मैं धारक को 100 रुपये देने का या 500 के नोट पर 500 रुपये देने का वचन अदा करता हूं। इसका क्या सेंस है, तो देखिए मुद्रा छापने के लिए आरबीआई एकदम स्वतंत्र नहीं है कि जितना चाहे उतना मुद्रा छाप दे और इस तरह कर दे। उसको भी कुछ रूल फॉलो करना पड़ता है। उस रूल को फॉलो करता है, उतना रुपया ही छापेगा जितना वो कैश, उतना सोना या विदेशी प्रतिभूति अपने कोष में रखेगा, ठीक है। तो उसी कोष के बदले वो वचन देता है रसीद के रूप में कि भाई हम आपको दे सकते हैं, ठीक है। चलिए वो क्या है, इसको कहते हैं, ये 6 अक्टूबर 1956 में आया था। 6 अक्टूबर 1956 को न्यूनतम निधि पद्धति लिखते हैं, न्यूनतम निधि पद्धति, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहा गया है, पूरा नाम है मिनिमम रिजर्व सिस्टम, ठीक है। मिनिमम रिजर्व सिस्टम, न्यूनतम निधि पद्धति, यह 6 अक्टूबर 1956 को अपनाया गया। इसी पद्धति पर आरबीआई मुद्रा छापती है भारत सरकार के कहने पर, ठीक है। तो
तो मुद्रा छापने के लिए इसमें नियम ये कहता है कि 200 करोड़ का वह प्रॉपर्टी आरबीआई अपने पास रखती है और उतना ही के बदला मुद्रा छाप के मार्केट में देती है। तो 200 करोड़ में 115 करोड़ का सोना यानी गोल्ड रखती है अपने पास, ठीक है। और दूसरा हो गया बाकी 85 करोड़, तो 85 करोड़ का विदेशी मुद्रा कहिए, ठीक है, या विदेशी प्रतिभूति कहिए, विदेशी प्रतिभूति या विदेशी मुद्रा को रिजर्व रख लेती है। इतना उसके पास इसका गारंटी है उस रसीद का जिस पर लिख के देता है मैं धारक को इतना देने का वचन अदा करता हूँ, ठीक है। तो ये इतना रुपए, इतना प्रॉपर्टी अपने पास रख लेती है और इतने के बदले नए नोट इशू कर देती है, ठीक है। और नोट खराब हो जाए, फट जाए तो उसे बदलने का भी आरबीआई ही काम करती है। तो ये मुद्रा छपाई का जो कंडीशन है ये सारा आरबीआई देखती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मुद्रा भी नहीं छापना, इसके लिए नियम भी है। नियम कहता है कि 10,000 करोड़ से ज़्यादा मुद्रा की छपाई नहीं हो सकती एक वित्तीय वर्ष में। एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 10,000 करोड़ रुपए ही छपाई हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। ये आरबीआई के नियमावली में लिखा हुआ है। दूसरा काम है मौद्रिक नीति देख रेख करना। ये आरबीआई का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, मौद्रिक नीति की देखभाल। मौद्रिक नीति का मतलब हुआ इंग्लिश में इसको मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी यह क्या है इसको पहले हम लोग समझते हैं। ये एक प्रकार की नीति है, एक प्रकार का पॉलिसी है जो देश में महंगाई और मंदी को कंट्रोल करने का काम करता है। ये असल में तरलता को मेंटेन करने का यह सिस्टम है, तरलता मेंटेन करने का। जैसे एक उदाहरण समझिए, अगर हमारे आपके जेबों में अगर बहुत पैसा आ जाए, मतलब या मार्केट में बहुत अधिक पैसा आ जाए तो तरलता बढ़ जाएगी ऐसा माना जाता है। और ये तरलता बढ़ने की वजह से हमारी मांग बढ़ जाएगी और मार्केट में हम बहुत अधिक चीज़ों को हम खरीदना शुरू कर देंगे और चीज़ों को हम ज़्यादा से ज़्यादा खरीदना शुरू कर देंगे। इससे ये माना जाएगा सारे वस्तुओं का दाम भी बढ़ जाएगा। मतलब वह क्या हो गया, महंगाई बढ़ गया। तो इस महंगाई को बढ़ने से रोकने के लिए सरकार क्या चाहती है या आरबीआई क्या चाहती है कि उस तरलता को ही निकाल लिया जाए। तो हमारे आपके जेबों से या मार्केट में जो अधिक पैसा है ज़रूरत से ज़्यादा, उस पैसा को आरबीआई विभिन्न तरीक़ों से खींचती है। कैसे खींचती है, ब्याज दर बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। ब्याज दर जब बढ़ जाएगा तो लोन महंगे हो जाएंगे, हमको ज़्यादा ब्याज मिलेगा तो हम जेब में न रखे बैंक में रखेंगे, बैंक खींच लेगा। खुले बाजार की नीति अपनाती है जिससे हमारा पैसा जा करके विभिन्न योजनाओं में लग जाता है, हमको रसीद मिल जाता है खुले बाजार की नीति द्वारा। तो इसमें भी पैसा हमारे जेब से या हमारे मार्केट से आरबीआई या भारत सरकार ले लेती है, तो तरलता कम हो जाएगी। तरलता जैसे ही कम होगी तो महंगाई जो है कंट्रोल होगा, क्योंकि तरलता जब हमारे जेब में रहेगा ही नहीं तो किसी चीज़ को हम खरीदेंगे नहीं, मांग हमारी कम होगी, या खरीदेंगे ज़रूरत भर, मांग हमारी कम होगी। तो इससे मांग कम होगी मतलब किसी वस्तु का हम ज़्यादा पैसा नहीं देंगे, महंगाई, तो इससे महंगाई कंट्रोल हो जाती है। तो आरबीआई क्या करती है, इस महंगाई को भी कंट्रोल करती है, ठीक है। ब्याज दर को क्या करती है, बढ़ा देती है। ब्याज दर जब बढ़ जाएगा तो लोन महंगे हो जाएंगे, इससे हम सामान खरीदने के लिए प्रेरित नहीं होंगे, इससे महंगाई कंट्रोल हो जाएगी। दूसरा काम ये करता है कि अगर देश में मंदी का समय आ गया, मंदी का मतलब लोगों के पास आय बहुत कम हो जाए, गरीब हो जाए, बेरोजगार हो जाए, जैसे कोविड के समय हुआ था, सामान की बिक्री ही बंद हो जाए, प्रोडक्शन रुक जाए, सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाए, तो उस केस में लोगों के पास तरलता ही नहीं रहेगा तो सामान नहीं खरीदेगा। इसलिए लोगों की आय बढ़े, लोगों को लोन सस्ता मिले ताकि वो प्रेरित हो सके किसी सामान को खरीदने के लिए। तो इसे हम मंदी से निपट सकते हैं और ये मंदी ख़त्म हो सकती है। मतलब आरबीआई के पास एक ऐसी चाबी है जिस चाबी को थोड़ा घुमाया जाएगा तो महंगाई को बढ़ा सकता है, मतलब तरलता को बढ़ा देगा, महंगाई बढ़ गया। और उसी चाबी को एंटी क्लॉकवाइज जब घुमाएंगे तो तरलता कढ़ा जाएगा, बाजार से निकल जाएगा, इससे मंदी के तरफ चले जाएंगे। तो महंगाई बढ़ाना और महंगाई घटाना, मंदी बढ़ाना या मंदी घटाना, ये सारी चीज़ें आरबीआई के बाएं हाथ के उंगली का खेल है। इसलिए आरबीआई जो है इसी नीति को मौद्रिक नीति कहते हैं। महंगाई बढ़ना, महंगाई घटाना, ये आरबीआई के अंडर काम करता है, ठीक है। तो उसी नीति को हम मौद्रिक नीति कहते हैं। इसको इंग्लिश में मॉनेटरी पॉलिसी कहा जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी के तहत बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे SLR होता है, CRR होता है, PLR होता है, PLR बेस रेट होता है, ठीक है, बेस रेट। उसके बाद में रेपो रेट होता है, रेपो रेट। उसके बाद में रिवर्स रेपो रेट भी होता है, RRR रिवर्स रेपो रेट। RRR मूवी का भी नाम है लेकिन यहाँ RRR रिवर्स रेपो रेट है, ठीक है। उसके बाद में
और भी कुछ चीज़ें हैं, और भी कुछ चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ों का अगर बेस रेट हो गया, पीएलआर हो गया, एमएसएफ हो गया, और भी कुछ कुछ चीज़ें होती है। अगर इन सब का अगर रेट बढ़ जाता है तो लोन महंगा हो जाएगा। लोन महंगा होने का परिणाम ही होगा कि लोग अधिक से अधिक लोन लेने, मतलब महंगा लोन नहीं लेगा, सामान नहीं खरीदाएगा। इसलिए मतलब महंगाई कब बढ़ता है, जब तरलता अधिक आएगी तब ना। तो ये ब्याज दर को बढ़ा दिया जाएगा, तरलता कम हो जाएगी, इसलिए मांग कम उत्पन्न होगा और इस तरह महंगाई कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन अगर सरकार चाहे, आरबीआई चाहे कि इन सारी चीज़ों का रेट अगर दर घटा दिया जाए तो इससे क्या होगा, ब्याज पर ये असर पड़ेगा कि ब्याज सस्ते हो जाएंगे, तो हम प्रेरित होंगे किसी को सामान को खरीदने के लिए। सस्ते लोन होने की वजह से हम जल्दी से सामान खरीद लेना चाहते हैं और वही महंगा रहेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम मोबाइल खरीदने जाते हैं और 5% पर रहेगा एप्पल का मोबाइल या किसी चीज़ का, तो हम ले लेते हैं। लेकिन ज़रा सोचिए ये दर बढ़ करके अगर 50% हो जाए तो हम नहीं लेंगे, क्योंकि अधिक पैसा चुकाना हम चाहेंगे नहीं। इसलिए अगर लोन सस्ता होगा तो हम सामान खरीदना चाहेंगे। इससे मांग जब उत्पन्न होगा तो महंगाई की तरफ जाएगा। अगर वही दर घट गया तो दर घटने की वजह से लोन सस्ते हो जाएंगे, तो मांग उत्पन्न होगा, तो हम थोड़ा सा मंदी से निपट सकते हैं। तो मंदी से निपटना होगा तो ये सब का दर कम करेगा, और महंगाई से निपटना होगा तो ये सब का दर बढ़ा देगा। इसी घटाने और बढ़ाने ये सब रेट है ना, बैंकिंग रेट वगैरह सब है। इसके बारे में भी हम एक कंप्लीट वीडियो लेकर आएंगे। मौद्रिक पॉलिसी के बारे में, मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, कैसे वर्क करती है, किस तरह है, यानी महंगाई और मंदी को कंट्रोल करने का काम आरबीआई का जिम्मे रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल आरबीआई के ऊपर सरकार आश्रित है। सरकार के पास भी एक चाबी है इसी तरह की, जिसको राजकोषीय नीति कहते हैं, इंग्लिश में फिजिकल पॉलिसी। इसके तहत भी वह सरकार की महंगाई को बढ़ा सकती है या घटा सकती है, मंदी या इस सब को मेंटेन कर सकती है। तो आरबीआई के पास ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है, मौद्रिक नीति है, इससे देश में भी मुद्रा का मांग और पूर्ति को ये नियंत्रित करती है। ठीक है, ये दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम है। पहला मुद्रा छपाई, दूसरा मौद्रिक नीति, तीसरा है विदेशी मुद्रा प्रबंधन। जैसे डॉलर वगैरह हो गया या विदेश जो भी चीज़ें हमारे देश में, विदेशी पैसा भी होना चाहिए, विदेशी प्रतिभूति भी होनी चाहिए। इसी से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवसाय में हम अपने आप को स्टैंड कर पाते हैं। तो विदेशी मुद्रा का प्रबंधन भी हमारे देश में आरबीआई ही करता है। प्रतिभूतियों से लेकर के विदेशी मुद्रा सरकार मेंटेन आरबीआई ही करती है। बहुत सारे मुद्रा का प्रतिभूति को खरीद के अपने पास रखती है। ठीक है, जैसे रुपया की छपाई के लिए देखिए 200 करोड़ में 85 करोड़ विदेशी मुद्रा या विदेशी प्रतिभूति के रूप में रखा जाता है। दूसरा चीज़ जो इम्पोर्टेंट काम है, सरकार का बैंकर, यानी सरकार का खाता आरबीआई के अंदर होता है। आरबीआई के अंदर होता है। जैसे टैक्स का पैसा सरकार लेती है तो आरबीआई में जो खाता खुला रहता है ना, उसी में पैसा जमा होता है। जीएसटी का जो पैसा जमा होता है ना, आरबीआई के यहाँ जो भारत सरकार का खाता खुला है उसमें जमा होता है। तो ये सरकार का बैंकर है। और बैंकों का भी बैंक, मतलब जो एसबीआई है, पीएनबी है, जो भी बैंक है, इन सब का भी खाता आरबीआई में ही होता है। यानी सरकार का भी बैंक है, बैंकों का भी बैंक है। इसलिए सरकार का बैंकर या बैंकों का बैंकर हम कह सकते हैं। ये बहुत बड़ा है। अगला काम है, पांचवा काम है साख नियंत्रण। साख नियंत्रण का मतलब जो साख उत्पन्न होता है, जैसे लोन से रिलेटेड, इस सब का भी काम आरबीआई करती है। यानी साख देने का, लेने का काम भी आरबीआई ही करती है। ठीक है, और छठा काम है आर्थिक आंकड़े जारी करना। आर्थिक आंकड़े जारी करने का मतलब देश का भुगतान शेष कितना है, भुगतान संतुलन, व्यापार व्यवसाय में घाटा, आयात निर्यात परसेंटेज, इन सारी चीज़ों के समृद्धि, आर्थिक विकास, ये सारी चीज़ों के बारे में भी आरबीआई ही आर्थिक आंकड़े जारी करती है। ये भी प्रमुख काम है। तो ये 6 काम जो है आरबीआई का प्रमुख काम है। हमने इतना देख लिया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको हम मिटा देते हैं और मिटाने के बाद इससे हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, आज के क्लास में आरबीआई का पूरा हमने बनावट, तथ्य और इस सब के बारे में जो बेसिक चीज़ें हैं वो हमने कवर किया। अगले क्लास में हम लोग ये भी जानेंगे कि आरबीआई का फंक्शन क्या है, वो काम कैसे करती है, वो किस तरह मतलब छापती है मुद्रा ज़्यादा छाप देगी तो क्या प्रॉब्लम होगा, कम में क्या होगा, ये सब के बारे में भी हम लोग देखेंगे। यहाँ देखिए, ये आरबीआई का जो संचालन है, ये किसी एक कंट्रोल पैनल के बीच है। इसका संचालन केंद्रीय निदेशक बोर्ड करता है। ये केंद्रीय निदेशक बोर्ड जो है एक मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का एक पैनल है, जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं। इनकी संख्या 21 होती है। बहुत सारे 21 लोग का यह बोर्ड है, जिसमें 21 लोग
गवर्नर से लेके छोटे बड़े अर्थशास्त्री सब मिलाकर 21 लोग होते हैं और इन्हीं 21 लोगों के ऊपर ये निर्भर करता है कि मुद्रा छपाई कैसे करे, आरबीआई कैसे नीति अपनाए, मौद्रिक पॉलिसी में किस तरह का फेरबदल करे, ये सारे 21 लोग ही डिसाइड करते हैं। ठीक है, ये 21 लोग कौन कौन होते हैं, सबसे बड़ी बात ये है। तो देखिए, केंद्रीय जो निदेशक बोर्ड है इसमें पहला व्यक्ति तो हेड गवर्नर हो गया, हेड गवर्नर। तो हेड गवर्नर जैसे शक्तिकांत दास है वर्तमान में, तो ये एक व्यक्ति हो गया। चलिए, दूसरा है डिप्टी गवर्नर। डिप्टी गवर्नर, इनकी संख्या 4 होती है, यानी ये शक्तिकांत दास के नीचे 4 इनसे जस्ट मतलब नीचे जूनियर असिस्टेंट इनके सहयोगी हो सकते हैं, तो उनको डिप्टी गवर्नर कहा जाता है। उप गवर्नर मतलब उप गवर्नर भी कह सकते हैं। इनकी संख्या 4 है। तो हेड गवर्नर 1, डिप्टी गवर्नर 4, और तीसरा होता है जो ये ब्रांच कार्यालय हैं, स्थानीय कार्यालय, इसमें मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई से एक एक व्यक्ति जो होते हैं, जो गवर्नर वहाँ के, वो 4 व्यक्ति भी, यानी ब्रांच गवर्नर भी 4 होते हैं। ठीक है, ब्रांच गवर्नर 4 हो गया, 4 4 8 9 हो गया। उसके बाद में चौथा स्थान आता है वित्त विभाग से, यानी वित्त विभाग जो है ये पूरा आरबीआई वित्त विभाग के देखरेख में काम करता है। ठीक है, तो वित्त विभाग से 2 आदमी आते हैं। कितने आदमी आते हैं? 2 आदमी। 4 4 8 2 10 1 11 आदमी हो गया। अच्छा, बाकी 10 आदमी कहाँ से आते हैं? तो देश के अंदर जितने मुख्य अर्थशास्त्री हैं, जिनका अर्थशास्त्र में रुचि है और आर्थिक विचार उनके अच्छे हैं, देश के काम आ सकते हैं, ठीक है, आर्थिक विद्वान हैं, तो वैसे अर्थशास्त्रियों से भी सहयोग और सेवा ली जाती है। ये अर्थशास्त्री देश के आर्थिक नियमों को बनाने में, आरबीआई को सहयोग करने में अपनी भूमिका निभाते हैं। तो देश भर से बड़े बड़े जो इकोनॉमिस्ट होते हैं उनकी संख्या 10 है। ठीक है, ये 10 लोग भी आरबीआई के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, यानी केंद्रीय निदेशक बोर्ड में कार्यरत होते हैं। ठीक है, इनकी भी नियुक्ति होती है। तो कितना हो गया? 4 4 8 2 10 1 11 10 21। ये 21 आदमी जो है केंद्रीय निदेशक बोर्ड के हिस्सा होते हैं। इन्हीं के देख रेख में आरबीआई हर तरह के डिसीजन लेता है, हर तरह के काम करना होता है, रुपए पैसे की छपाई से लेकर मतलब जितने भी काम हैं यही 21 लोग निर्धारित करता है। ठीक है, तो आरबीआई के बारे में जितने भी फैक्ट है, स्थापना का जो बेस है, कैसे स्थापना हुआ, क्या इसका उद्देश्य है, ये सारी चीज़ें हम समझा दिए। आरबीआई बहुत ऐसे प्रमुख काम करता है, लेकिन जो जितने भी मुख्य थे हमने बता दिए। अगले क्लास में हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में जानेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर उस चीज़ को कवर करेंगे तो। मॉनेटरी पॉलिसी कैसे है, किस तरह आरबीआई किसी काम को, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी को, मौद्रिक नीति में जो नीतिगत उपाय होते हैं उसको किस तरह घटाती है, बढ़ाती है, उसका एक घटाने से क्या पॉइंट मतलब प्रभाव पड़ेगा, बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सारी चीज़ों को हम लोग विस्तृत रूप में अगले क्लास में जानेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आरबीआई के बारे में सारी चीज़ों से आप अवगत हुए होंगे। वीडियो अगर आपके लिए मददगार साबित हुआ है तो चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, अपने विचार भी हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए ताकि हम और अच्छे वीडियो इससे भी इम्प्रूव करके, अगर आपको कुछ कमी लगा है तो उसे बताएं ताकि आपके लिए हम और बेहतर प्रयास कर सकें। चलिए, आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद छात्रों।